नमस्ते टू यू ऑल। आई वेलकम यू इन द सीरीज ऑफ द सीटेट। जैसा कि आपको पता है, हम लास्ट टाइम PYQ को डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द सीटेट, एंड उसी कड़ी में हमने 20 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट जो सीरीज है उसमें हम डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो कि सीटेट में आपसे पूछे गए। एक बात और कि जब मैं हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे, इसी वजह से जो हमारी टॉपिक है वो थोड़ा स्लो चल रही है, क्योंकि साथ साथ हमारा क्या हो रहा है, साथ साथ हमारा रिवीजन भी हो रहा है। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी वजह से मैं इसको थोड़ा धीरे ले जा रही हूँ। लेकिन क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है ना अब वो नियर आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, नेक्स्ट क्लास में हमारी जो कोशिश होगा कि एक ही क्लास में हम क्या करेंगे, बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। सो आने वाली क्लास में हम क्या करेंगे, 30 जितने भी क्वेश्चन आते हैं 30 करके हम 2 क्लासेस रखेंगे, यानी एक क्लास में हम 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और दूसरे क्लास में 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनेशन है उसमें हमारी जो है ज़्यादा फ्लुएंसी बढ़ेगी। बट उस सेशन में मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपका फोकस जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पर होगा। सो 20 इज़ योर डेट टाइम, ठीक है। आपके एग्जाम का दिन आ रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, उनको लगाओगे, ठीक है। तो चलिए हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हमने डिस्कस कर लिया था कि कैसे हम टाइम जोन्स, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे, कैसे हम निकालेंगे। फिर उसके बाद मैंने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताया था। और अब जो है, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। 21 तक, 20 तक हमने डिस्कस कर लिया था, 21 को हमें स्टार्ट करना है। सो लेट्स हैव अ लुक द क्वेश्चन दैट इज गिवन ऑन योर क्वेश्चन पेपर। तो ये है आपका क्वेश्चन, लेट मी जूम इट फॉर यू। यस, सो हियर द क्वेश्चन, आई विल ऑल्सो जूम इट फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू प्लेसेस कनेक्टेड बाय ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम। देखिए ये चीज़ें जो है ना, मैंने जो अगला सीरीज होगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कैसे जो ये क्वेश्चन है सीटेट के, वो ज़्यादा तो मुश्किल नहीं आते हैं, बट आप बेस्ट के लिए तैयार होके जाओगे ना, यू विल अप्रोच ऑल द रीसेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए ये जो रूट है ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम, ये अभी रिसेंट में न्यूज़ में भी है, और ये जो है ना आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी जो है ना ये रसिया का जो है ना डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। रसिया क्या कर रहा है, रसिया इज ट्राइंग टू बिल्ड अ रेलवे कनेक्टिविटी थ्रू आर्कटिक। आर्कटिक में रसिया क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपनी रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, ठीक है। और उसी से रिलेटेड है ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम जो है ना, ये किन दो जगहों को कनेक्ट करता है। देखिए एक तो बात क्लियर है कि ये जो है ना, जब भी हम साइबेरिया की बात करते हैं वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रसिया, लेकिन रसिया के किन दो जगहों को ये कनेक्ट कर रहा है ये पूछा जा रहा है। मॉस्को एंड व्लादिवोस्टोक, सेंट पीटर्सबर्ग एंड व्लादिवोस्टोक, मॉस्को एंड सोवेट्स्कीवा, सेंट पीटर्सबर्ग एंड सेवेस्टियान। ये जो है ना, ये जगह के नाम है, 4 जगह, और आपको बताना है इनमें से कौन दो जगहों को ये जो आपकी ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम है विच इज इनिशिएटेड बाय द रसिया इज कनेक्टेड द टू प्लेस, ठीक है। मैं थोड़ा सा ना इसको हिंदी मीडियम बच्चों के लिए भी, ये रहा आपका हिंदी में क्वेश्चन कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे तंत्र किन दो स्थानों को जो है जोड़ता है, मॉस्को और व्लादिवोस्टोक, सेंट पीटर्सबर्ग एंड व्लादिवोस्टोक, मॉस्को एंड सोवेस्टका, सेंट पीटर्सबर्ग एंड सोवेस्टकाया। जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, और मैं आपको बकायदा मैप दिखा करके इन चीज़ों को बताऊंगी। लेकिन एक बात याद रखिए, जिस दिन हम 30 क्वेश्चन करके देखेंगे, मैं उस दिन मैप आपको नहीं दिखाऊंगी, मैं फटाफट इसका जो है ना आंसर दे करके स्किप करूंगी, क्योंकि उतने टाइम में ना बाकी सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा। सो दिस इज द एडवांटेज फॉर यू कि जब हम इन क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, साथ साथ उसको समझते चल रहे हैं, और जो कॉन्सेप्ट्स है ना बहुत जरूरी है। बट मुझे लग रहा है कि 20 को आपका एग्जाम नज़दीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लगाओ, कॉन्सेप्ट जितना हो गया, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। सो नेक्स्ट सेशन वी विल फोकस ऑन द ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट वी कैन डू, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए ट्रांस साइबेरियन रेलवे तंत्र की बात की जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, मैं आपको एक बार मैप के थ्रू दिखाना चाहती हूँ कि अगर हम ट्रांस साइबेरियन की बात करते हैं तो हम किन दो जगहों की बात करते हैं। सो हियर इज द, आई थिंक इट्स द मैप, और ये है आपका रूट, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ये आपका मॉस्को से होते हुए
ये आपका मॉस्को से होते हुए, ठीक है, ऐसे, और ये आपके जुड़ती हैं व्लादिवोस्तोक, यहाँ पे है आपके व्लादिवोस्तोक। तो ये इतनी बड़ी जो है ना, कहते हैं ना कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जो है ना ये रेलवे रूट है। और ये जो है ना ये क्या करती है, मॉस्को लेकर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रसिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है, और इनको ये रेलवे लिंक के थ्रू इसको जोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन है आपका कि ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है वो किनको जोड़ती है। ऑफकोर्स आपने देखा कि एक मॉस्को था, और लास्ट में कहा जाती है, ये जाती है वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक, यानी व्लादिवोस्तोक तक, ठीक है। सो मॉस्को एंड व्लादिवोस्टोक इज द राइट आंसर। नाउ व्हेन वी लुक इन द ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम, तो इसको कहते हैं ग्रेट साइबेरियन रूट, क्योंकि ये अभी तक का सबसे बड़ा रूट है मॉस्को और व्लादिवोस्टोक के बीच में, जो कि 9,289 किलोमीटर है। आप याद रख सकते हो 1,000 किलोमीटर के आसपास या फिर 9,000 किलोमीटर के आसपास जो है ना इसकी ये है। और ये स्टार्ट हुई थी बिल्ड होना 1891 में से लेकर के वर्ल्ड वॉर के दौरान 1916 में जो है ना इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी की गई थी। तो ये है आपका ग्रेट ट्रांस साइबेरियन जो है ना रेलवे सिस्टम। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज, लेट मी जूम इट फॉर यू इन हिंदी फर्स्ट, पहले इंग्लिश में कर लेते हैं फिर उसके बाद हिंदी में देखेंगे, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज के बारे में इन इस कथनों को आप ध्यान में दीजिए। वाटर कैन बी एडेड बट नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है ओनली 2.7% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज ऑन अर्थ। इट वॉज अ प्रिमेटिव ओशन दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3 बिलियन ईयर अगो। आपके ये है स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन जो है ना सही है, करेक्ट। देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, जब भी आप एग्जाम में जाएंगे यहाँ पे कभी कभी करेक्ट की जगह पे इनकरेक्ट लिख देता है। तो क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बाकायदा पढ़ के एक दो बार ध्यान में रख करके, अगर इनकरेक्ट लिखा रहता है पहले ही आप वहां पे मार्क कर लीजिए कि आप फिर से जब आए ना तो उसको ध्यान में रखें, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। एक बार मैं थोड़ा हिंदी मीडियम को भी दिखा दूंगी कि वही क्वेश्चन है, मतलब वही है कि जब हम बात करते हैं जल संसाधन की, तो इनमें से कौन जो कथन सही है। पृथ्वी पर जल, यानी कि जल की जो, जल को बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। सॉरी, यहाँ पे लिखा है पृथ्वी पर जल को बढ़ाया जा सकता है पर घटाया नहीं जा सकता, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अलवण यानी कि सॉल्टी वाटर, ठीक है ना, अलवण नहीं, अच्छा लवण वाला सॉल्टी या अलवण मतलब फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर के बारे में कह रहा है। सॉरी, फ्रेश वाटर जो है ना 2.7% जो है ना मानव उपयोग के लिए है, उपयुक्त है, ठीक है, ये पूछ रहा है। थर्ड क्वेश्चन है लगभग 3.5 जो है ना अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। आपको इसके बारे में ना कुछ ऑप्शन दिए गए होंगे। हिंदी मीडियम के वाले बच्चे प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मैंने पहले ही क्वेश्चन दिखा दिया है। तो ये जो है ना आपका क्वेश्चन है। देखिए इस ऑप्शन की तरफ थोड़ा ध्यान देखते हैं। देखिए जब भी हम बात करते हैं पृथ्वी पे जल कितना है, सबसे पहली बात कि इसको तो आप ना घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर है वो फिक्स्ड अमाउंट में है, ठीक है, और ये अपना फॉर्म चेंज कर सकता है, कभी ग्लेशियर के फॉर्म में, ग्लेशियर से ये नदी के फॉर्म में, नदी से क्या हो सकता है, ये हो सकता है सी में जाए, तो और फिर उसके बाद कभी वाटर वेपर के फॉर्म में। तो वाटर की वॉल्यूम जो है ना फिक्स है अर्थ पे, इसको ना तो बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है, बट इसका सिर्फ फॉर्म चेंज होता है, ठीक है, फॉर्म चेंज होता है। तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है पृथ्वी पर जल बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। देखिए दोनों नहीं किया जा सकता, ना तो आप बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हैं, ये अपना फॉर्म चेंज करता है, कभी आइस के फॉर्म में, कभी वाटर के फॉर्म में, कभी क्या करता है वेपर के फॉर्म में, ये बस फॉर्म चेंज होता है। यू कैन नॉट चेंज द वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज, सॉरी ये वॉल्यूम आप जो है ना कभी आइस के फॉर्म में ये चेंज होता है, बट इसकी जो अमाउंट है वो फिक्स्ड रहती है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अलवण साल्ट, थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में दिखाना चाहती हूँ इसको, गिव मी, सॉरी इंग्लिश में, हाँ जी ये रहा, ओके मुझे फिर से करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है आपका फ्रेश वाटर के बारे में, ठीक है, यानी कि फ्रेश वाटर जो है ना कितना है, कह रहा है ओनली 2.7% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज ऑन द अर्थ। देखिए ये बहुत ज़्यादा है। जब हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं,
जस्ट सी दिस, जो वाटर है वो 3% फ्रेश वाटर है, ठीक है, फ्रेश वाटर 3% है, और उसमें से भी जो है ना आप 1.2% वाटर जो है ना फिट फॉर ड्रिंकिंग है। इतना ही पानी जो है ना आप पीने योग्य है, बाकी सब पानी कहाँ है, बाकी सब पानी या तो ग्लेशियर के फॉर्म में है, ठीक है, आप उसको पी नहीं सकते। केवल 3% में से, इस 3% में से भी जो है ना आप 1.2% को ही आप पी सकते हो, बाकी सब क्या है, या तो आपको ग्लेशियर के फॉर्म में या फिर आपके परमाफ्रॉस्ट के फॉर्म में ये क्या रहते हैं, अर्थ पे अवेलेबल रहते हैं। जो थर्ड स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है वो ये है कि यहाँ पे कह रहा है कि ये है आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इट वाज द प्रिमिटिव ओशन दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर अगो। देखिए ये सही है कि जब भी हम बात करते हैं पहली बार जो है ना पृथ्वी पे जो लाइफ स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो आपके लैंड पे हुआ और वो 3.5 बिलियन ईयर अगो हुआ था। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज रॉन्ग, बिकॉज वाटर को हम ना तो बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है वो 3% है, और उसमें से भी हम कितना यूज करते हैं, 1.5 और 2% जो है ना हम यूज कर सकते हैं, फिट फॉर ड्रिंकिंग है। और प्रिमिटिव एज जो है ना वो स्टार्ट हुआ था 3 बिलियन ईयर अगो। सो सी इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट टू फर्स्ट टू इज द रॉन्ग वन, सो ओनली सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। So this is the explanation. The formation of universe 30 बिलियन ईयर अगो हुआ था, जो कि बिग बैंग थियरी से आपको जो अर्थ का फॉर्मेशन आपको बताया गया है कि साइंटिफिकली ऐसा कुछ हुआ होगा तब जाके ना अर्थ फॉर्म हुआ। लेकिन लाइफ कब स्टार्ट हुआ, लाइफ स्टार्ट हुआ अर्थ के ठंडे होने के बाद, और वो 3.5 बिलियन ईयर अगो जो है ना आपको देखने को मिला। तो लाइफ बिगेन हुआ 3.5 बिलियन अगो, लेकिन जो वाटर का वॉल्यूम है उसको ना तो बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, फ्रेश वाटर जो है ना 3% अवेलेबल है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन वेन एवर यू आर गोइंग टू अप्रोच सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। देखिए ये सब कुछ चीजें है ना, जो वाटर की वॉल्यूम है ये कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें हैं, आपको उसको भी क्लियर करना है जब भी हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, सॉरी इट्स 23, और आपसे पूछा जा रहा है, लेट मी जूम इट फॉर यू, ये रहा आपका क्वेश्चन, और इससे पूछा जा रहा है कि आपको क्या करना है, आपको बताना है व्हाट मेक स्ट्रेटोस्फीयर आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। देखिए आपको लास्ट टाइम आपसे पूछा था ना कि आपको लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बताना है कि पहले कौन सा लेयर आता है फिर उसके बाद कौन सा लेयर आता है, ये जो है ना आपसे पूछा गया है। लेकिन अभी जो है ना, अभी आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से लेयर में जो है ना एरोप्लेन, ये सेकेंड टाइम पूछा गया है, एरोप्लेन जो है ना स्ट्रेटोस्फेयर में आपको देखने को मिलती है। बट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्ट्रेटोस्फेयर पे एयरप्लेन क्यों होता है, क्यों, व्हाट्स फैक्टर्स, क्योंकि उसी जो है ना लेयर पे जो आपको देखने को मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर, ऐसा क्यों होता है। देखिए पहला तो आपको ट्रोपोस्फेयर आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ठीक है, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको एक तो आता है एक्सटर्नल, फिर आयोनोस्फेयर। तो ये जो है ना लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, और इसमें जो है ना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ओजोन लेयर, और यहाँ पे जो है ना आपको एरोप्लेन देखने को मिलेगा जहाँ पे फ्लाइट्स ये सब चलते हैं। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट्स द रीजन कि यहीं पे जो है ना आपको एरोप्लेन जो होते हैं ना फ्लाई करते हैं, व्हाई दिस ओनली रीजन इज सुटेबल, ठीक है। थोड़ा सा मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जूम करना चाहूंगी, ओके हियर यू गो, कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए समताप मंडल ही क्यों आदर्श बनाया गया है, क्योंकि बादलों से मुक्त होता है, मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होता है, विभिन्न प्रकार की गैसों से मुक्त होता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से जो एरोप्लेन होता है इज फिट फॉर फ्लाइंग इन द स्ट्रेटोस्फेयर। देखिए जब भी हम एरोप्लेन की बात करते हैं, यानी एरोप्लेन किस तरीके से हम उसको फ्लाई कर सकते हैं ताकि जो है ना उसको कम रेजिस्टेंस मिले, ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब कि उसको जो है ना कम उसको एनर्जी लगाना पड़े, कम फ्यूल में वो ज़्यादा ना ट्रेवल कर सके, और ये इसीलिए हो पाता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की विशेषता ये है ना कि यहाँ पे आपके जो क्लाउड्स हैं वो कम देखने को मिलते हैं, और बिकॉज ऑफ द लो क्लाउड इसमें जो है ना रेजिस्टेंस कम लगते हैं, लो फ्यूल लगते हैं, ठीक है, और इसी वजह से दिस जोन
दिस एरिया इज कंसीडर एज फिट फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। ठीक है, तो पहला रीजन आपका जो है ना सही है कि ये बादलों से मुक्त होता है। मौसम संबंधित घटनाओं से तो कोई मुक्त नहीं होगा, ठीक है, कोई भी। फिर उसके बाद क्या रहा है कि विभिन्न प्रकार के गैसों से मुक्त होना। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस लेयर पे भी ना गैस तो आपको मिलेंगी, ठीक है ना। जब आप आगे जाओगे ना तो वहां पे ऑक्सीजन की धीरे धीरे मात्रा जो है ना वो कम होने लगती है, इसी वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ता है। बट द मेन रीजन इज द बादलों से मुक्त होना। और बादलों से मुक्त होना ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से एरोप्लेन क्या करते हैं, बहुत आसानी से ट्रेवल करते हैं। सो योर फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट वन। सो जब भी हम बात करते हैं लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, देखिए स्ट्रेटोस्फेयर में भी ना 3 आपको देखने को मिलेंगे। ये लोअर वाला जो रहता है ना वो फिट फॉर फ्लाइंग होता है। उसमें क्या होता है, टर्बुलेंस, यानी कि जो आपको अशांति होती है ना बादलों को लेकर के, हलचल जो होती है वो बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि ये ड्राई होता है, कुछ क्लाउड्स रहते हैं और लेस एयर रेजिस्टेंस होने की वजह से एरोप्लेन जो है ना बहुत ही आसानी से वहां से मूव करते हैं। एंड दैट्स व्हाई स्ट्रेटोस्फेयर इज fit for travel. So now question 24 is asking which of the following statement is true. Let me zoom it for you. ये है आपका क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो स्टेटमेंट है ना वो सही है। कह रहा है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। अच्छा, फॉरेस्ट के भी टाइप्स पूछे गए हैं, ये आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछा जाता है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दीज ऑकर इन द रीजन नियर इक्वेटर एंड क्लोज टू ट्रॉपिक। ये कहाँ पे होता है, इक्वेटर और ट्रॉपिक के पास। दूसरा कह रहा है कि दीज रीजन आर हॉट एंड रिसीव हेवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे क्या होता है, पूरे साल जो होता है ना वर्षा होती है। फिर कह रहा है कि देयर इज अ शॉर्ट ड्राई सीजन, यहाँ पे जो है ना शुष्क वर्षा जो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, शुष्क सीजन रहता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि दे शेड देयर लीव्स फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि वो जो है ना कुछ क्षण के लिए अपना जो है ना पत्ते गिरा देते हैं। आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है कि कौन जो है ना एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में जो है ना सही से बता रहे हैं। और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी बहुत ही शॉर्ट वन में। देखिए, जब एवरग्रीन के बारे में आप समझ जाओगे ना, बहुत तरह के फॉरेस्ट होते हैं, उसमें एवरग्रीन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है जिसको कहते हैं लंग्स। ठीक है, और लंग्स में भी आप देखोगे अमेजन फॉरेस्ट जो कि आपकी ब्राजील में है, कंसीडर एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट्स द फीचर ट्रू अबाउट द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। थोड़ा सा मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए फोकस करूंगी। यस, ये है आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ये भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ अल्प शुष्क मौसम होते हैं, ये थोड़े समय के लिए अपनी पत्तियों को झड़ते हैं। तो आपको ये जो है ना ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए, जब भी हम एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं, एवरग्रीन का मतलब क्या होता है, हमेशा क्या रहता है, वो ग्रीन रहता है। ठीक है, और जब वो ग्रीन रहता है इट मीन्स कि उसकी लीव्स जो होती है ना कभी झड़ते नहीं है। ठीक है, लीव्स विल बी ऑलवेज देयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आपका ऑप्शन दे रहा है कि थोड़े समय के लिए पत्तियां झड़ते हैं, ये ऑफकोर्स गलत होगा क्योंकि वहां पे पत्ती हर सीजन में रहते हैं, यही इसकी खासियत होती है। तो ऑप्शन डी जो है ना आपका कभी भी सही नहीं होगा। इसी वजह से जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन जो है ना वो उसको हटा देते हैं। फिर कह रहा है कि यहाँ पे अल्प शुष्क मौसम होता है। ठीक है, ओके। फिर कह रहा है ये क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष पे यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होता है, ये भी आपको हम छोड़ देते हैं। ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय रेखा के पास पाए जाते हैं। देखिए, ये जो है ना क्लियरली कह रहा है कि ये जो है ना इक्वेटर, ठीक है, भूमध्य रेखा और ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। तो ये सही है क्योंकि इसी बीच जो हमने बताया था लास्ट टाइम में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो है ना, क्योंकि वहां पे ज्यादा गर्मी होती है और इसी वजह से ना यहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है ना आपका सही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि ये क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। देखिए, एवरग्रीन गर्मी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिक है, ये डायरेक्ट इक्वेटर पे ना आपकी सन रेज आते हैं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो है ना हॉट होगी। बट यहाँ पे क्या होती है, बिकॉज ऑफ क्योंकि इसको ग्रीन रहने की जरूरत है, तो यहाँ पे क्या होता है, रेनिंग भी
पूरे वर्ष यहाँ पे अराउंड 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो है ना आपका ये ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। देखिए ये अल्प शुष्क मौसम नहीं होता है, यहाँ पे जो है ना ड्राइनेस नहीं होती है, ड्राइनेस हो जाएगा तो फिर ये ग्रीन रहेगा, ये शुष्क हो जाएगा, ये फिर आप डेजर्ट वाला कंडीशन आएगा। यहाँ पे इसको ग्रीननेस की जरूरत होती है और ग्रीननेस के लिए हमेशा उसको क्या होना चाहिए, देयर इज द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल देयर, एंड बेस्ड अपॉन दिस लॉजिक वी आर थिंकिंग ए एंड बी इज द मोस्ट सुटेबल वन, यानी कि आपका जो सी ऑप्शन है is the correct one. So when we talk about the types of forest, देखिए types of forest बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है अभी एवरग्रीन के बारे में पूछ रहा है, नेक्स्ट क्लास में आपसे डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में, कन्फ्यूरस फॉरेस्ट के बारे में, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर करके जानी है। ठीक है, पहली बात हम बात करते हैं रेन फॉरेस्ट के बारे में और एवरग्रीन। देखिए एवरग्रीन को ही हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, और ये जो है ना आपको इक्वेटर और ट्रॉपिकल रीजन के बारे में के पास पाए जाते हैं। ये जो होते हैं ना हैवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव करते हैं, खासकर ये आपको साउथ अमेरिका या फिर सेंट्रल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, इन रीजन में आपको देखने को मिलते हैं। और ये हरे भरे इसलिए रहते हैं क्योंकि ये जो पेड़ होते हैं अपनी पत्तियां जो है ना पूरे साल तक अपने बरकरार रखते हैं, अपने में बनाए रखते हैं, और ये कभी झाड़ते नहीं है। दे डिडंट शेड ऑफ देयर लीव इन एनी ईयर। ठीक है, मंथ के किसी भी जो है ना किसी भी ईयर के मंथ में वो अपना लीफ नहीं छोड़ते हैं। बात करते हैं सेकंड के बारे में, वो है आपकी शंकुधारी वन यानी कि कन्फिरस। देखिए कन्फिरस का मतलब होता है ऐसे पेड़, ठीक है, जिसकी जो है ना शंकु कोन हो। ठीक है, और ये क्या होते हैं, कोन बियरिंग प्लांट होते हैं, जैसे कि स्पाइन, फर, पिन, ये जो होते हैं ना ये आपके क्या होते हैं, इसी को कहते हैं। ठीक है ना, कॉनिफरस फॉरेस्ट। और फिर आता है आपका डिसीडियस फॉरेस्ट। डिसीडियस फॉरेस्ट को हिंदी में कहते हैं पर्णपाती वन, यानी कि ये जो है ना अपने लीव्स को आइदर स्प्रिंग सीजन में ये क्या करते हैं, झाड़ देते हैं। और ये जो होते हैं ना इनके लीव्स आपको ब्रॉड देखने को मिलेंगे, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो होते हैं ना ये आपको देखने को मिलेंगे, कभी लाल, पीला, ये सब जो है ना डिफरेंट कलर्स के यहाँ पे आपको लीव्स देखने को मिलेंगे। और ये स्नो प्लांट के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आप कनाडा ये सब में इलाके में जाओगे ना तो इस तरह के प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपके बाद फोर्थ आता है मेडिटेरियन फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है, मेडिटेरियन रीजन में आपको देखने को मिलेंगे भूमध्य सागरीय वन, जिसमें ओक और पाइन्स के पेड़ आपको जनरली देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में तो आप कोशिश कीजिए कि जितने फॉरेस्ट हैं उसको हम क्या करें, रिवाइज कर लें। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है प्रोपेल्स मूव फ्रॉम अ रूरल टू अर्बन एरिया मेनली फॉर द विच ऑफ द रीजन। ठीक है, कि जब भी हम बात करते हैं, सॉरी इट्स अ पीपल, ये पीपल है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है, बट लेट मी फर्स्ट जूम इट फॉर यू। पहले मुझे आपके लिए जूम करना है, पहले हिंदी इंग्लिश मीडियम में मैं जूम करूंगी, फिर उसके बाद मैं हिंदी मीडियम में जूम करके और आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, कि जब भी हम बात करते हैं पीपल्स की, ठीक है, आपने अभी देखा कोरोना वायरस आया, ठीक है, बहुत सारे रीजन में, बट इससे पहले भी बहुत सारे लोग जो थे ना वो क्या करते हैं, रूरल से यानी कि गांव वाले इलाके से वो क्या करते हैं, अर्बन रीजन में जाते हैं। रीजन क्या है, क्यों जाते हैं भाई, इन सर्च ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के खोज में। ठीक है, फिर कह रहा है एजुकेशन के लिए, फिर कहते हैं बेटर हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, इन सर्च ऑफ बेटर अकोमोडेशन, यानी कि अच्छे रहन सहन के लिए जाते हैं। ठीक है, एकोमोडेशन का मतलब हो जाता है, लेट मी गिव यू द एग्जैक्ट मीनिंग। इसका मतलब होता है आवास को लेकर के, बेहतर आवास के तलाश में क्यों जाते हैं लोग अपने घर को छोड़ के, अपने गांव को छोड़ करके वह शहर में, किन कारणों से लोग ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर जाते हैं। देखिए रोजगार वाला जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी के वजह से सरकार मनरेगा लाई थी, बट अभी भी जो है ना मनरेगा इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तो रोजगार वाला तो ऑफकोर्स रीजन सही है। शिक्षा की तलाश में यस, बहुत सारे जो है ना कॉलेजेस जो है वो जनरली आपको देखने को मिलते हैं डेवलप्ड एरिया में। फिर उसके बाद बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन बेहतर आवास की तलाश में ना ये जो है ना बेसिक्स नीड्स के अंदर नहीं आती है। ठीक है, बेसिक्स नीड्स अभी आपकी हेल्थ आती है, एजुकेशन में बेसिक नीड नहीं है, बट ऑफकोर्स बहुत सारे लोग इसी वजह से जाते हैं। फिर आपके रोजगार, इनकम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट बेहतर, ठीक है, वो जो होता है ना वो सेकेंडरी रीजन हो जाता है। आमतौर पे लोग जो है ना इन्हीं तीनों फैक्टर्स के लिए वो जाते हैं। तो आपका जो है ना ABC इज द करेक्ट वन।
और ऑप्शन में डी दिया ही नहीं है, ठीक है। तो रीजन वो भी है, बट मेनली जो आपके ऑप्शन है मोस्ट सुटेबल इज 4, ठीक है, ए बी सी सही है। फिर उसके बाद हम आते हैं, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके माइग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो माइग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसमें फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन कि लोग प्रवास क्यों करते हैं इसके बारे में आपको बताया गया है। तो ये भी जो है ना ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ जा रहा है 26। देखिए यहाँ पे ना असर्शन और रीजनिंग यानी कथन और कारण वाले क्वेश्चन जो है ना आपसे इसलिए पूछा जाता है क्योंकि अगर आप पढ़ के आए हो तो कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझोगे, और कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो असर्शन में लगा करके वो आपसे पूछते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जा रहा है असर्शन के फॉर्म में कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब भी हम औद्योगिकरण की बात करते हैं, ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारी डेवलपमेंट होती है, विकास होती है, जिससे सिटीज और टाउन का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, आर सिचुएटेड वेयर सम ऑफ ऑल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड इजिली अवेलेबल, यानी कि वहां पे उद्योग लगाए जाते हैं जहां पे बहुत सारे फैक्टर्स आसानी से मिल सके। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है ना ऑप्शन सही है। थोड़ा सा मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जूम करूंगी। ये है आपका क्वेश्चन, और आपको पूछ जा रहा है कि औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन जब भी हम बात करते हैं तो ये अक्सर क्या होता है, नगरों एवं शहरों के विकास के वृद्धि को बढ़ावा देता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है क्योंकि, देखिए जब भी ये स्टेटमेंट की बात करें, जब भी आपको लगे कि ये स्टेटमेंट जो है ना दोनों सही है इंडिविजुअली, तो रीजन को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, क्योंकि, ठीक है। क्योंकि उद्योग के स्थान पर स्थित होते हैं जहां पे औद्योगिक क्षेत्र पर प्रभावित करने वाले कुछ और सभी घटक आसानी से उपलब्ध हो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जनरली करंट अफेयर में रहता है। आपको याद होगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट क्या करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में ना सिटीज को, अलग अलग कंट्रीज को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड, चाहे आपकी इलेक्ट्रिसिटी से हो गई, चाहे आपके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो गए, ये सब क्या होती हैं, आसान बनाती हैं, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को मुहैया करवाती हैं ताकि वो आसानी से आए और यहाँ पे इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सके। तो ऑफकोर्स ये जो है ना इंडिविजुअली, देखिए इंडस्ट्री लगेगी तो ऑफकोर्स ये जो शहर है वो क्या करेगी, धीरे धीरे डेवलप होगी, और डेवलप होने से क्या होगा, विकास और वृद्धि होगी, ठीक है। तो डेवलपमेंट तो होगी ही, बट यहाँ पे कह रहा है कि उद्योग पर स्थित होने से वहां पे औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले सारे घटक होने चाहिए, तभी वो क्या होगा, वो सेटअप होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था टाटा के बारे में, टिस्को के बारे में मैंने एग्जांपल दिया था। टिस्को में क्या हुआ था, अभी आप देखो कि वहां पे एक बहुत बाकायदा एक बहुत अच्छा सिटीज जो है ना जिसको कहते हैं जमशेदपुर, वो क्या हो गया, सेटअप हो गया है। तो इस तरीके से वहां पे इंडस्ट्रीज के होने से वो सिटीज क्या होगी, डेवलप हो गई है, और वहां पे सारे फैक्टर्स थे, वहां पे रिसोर्सेस थे, ओर्स थे, मिनरल्स थे, ट्रांसपोर्ट थे, ठीक है। तो इस तरीके से सभी चीजें क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और एक का सही स्पष्टीकरण आ रहा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जब भी असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आए, आपको उसको घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी से उसको आराम से पढ़ना है। और जब भी आपको लगे कि दोनों स्टेटमेंट सही है इंडिविजुअली, तो लास्ट में कारण लगा करके क्यों की पढ़ के आपको उसका दोनों को एक साथ पढ़ना है, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से होता है आपका विकास, विकास से होता है आपका शहरीकरण, ठीक है, अर्बनाइजेशन होता है। और फिर आप देखते हो कि बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं ना, जैसे कि लैंड जरूरी है, लेबर जरूरी है, वहां पे लोग होने चाहिए, कुछ क्या चाहिए, कानून चाहिए, कुछ पूंजी चाहिए। तो ये सभी चीजें जो होती है ना, मार्केट चाहिए, पावर चाहिए, ये सब चीजें जो होते हैं ना उसको घटक होते हैं। घटक जो है ना बहुत जरूरी है जब भी आप इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हो। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 क्या कह रहा है, 27 आपसे कह रहा है, ये है आपका क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इन मल्चिंग, कि जब भी हम मल्च करते हैं, द बेयर ग्राउंड between plants is covered with the layer of organic matter like straw mainly so that, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके एनसीईआरटी से पूछा गया है, और ये टॉपिक जो है वो है आपका एग्रीकल्चर, कृषि से रिलेटेड ये टॉपिक से पूछा गया है। कह रहा है कि जब भी हम खेतों में मल्चिंग
मल्चिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो है ना सॉइल को ऊपर नीचे कर रहे हो, ठीक है, और उसके लिए आप क्या करते हो, एक लेयर बिछाते हो, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर से। जैसे मान लीजिए कि आपने पुआल डाल दिया, आपने घास फूस डाल दिया। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होता है मल्चिंग, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे बच्चे होंगे जो कि क्या होंगे, शहर के बच्चे होंगे, तो उन्होंने शायद कभी नहीं देखा होगा, तो मैं ना आपको दिखाती हूँ। ये होता है मल्चिंग। मल्चिंग में क्या करते हो आप, जो है ना घास पुआल के जो कुछ लेयर जो है ना, आप प्लांट्स के बीच में डालते हो। और वो क्यों डालते हैं, इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। मैंने आपको आंसर भी दिखा दिए, बट मुझे नहीं दिखाना चाहिए था, बट मैं चाहती हूँ ना कि आप आंसर को देखने से जरूरी है कि आप इस कॉन्सेप्ट्स को समझिए, ठीक है। जब भी हम मल्चिंग की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिक लेयर जो है ना, हम स्ट्रॉ के उस पर डाल देते हैं। और ये क्यों डालते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो लेयर होता है वो क्यों डाला जाता है, आपको बताना है। ये है आपका क्वेश्चन, वाई वी यूज दिस लेयर। कह रहा है कि ये मदद करते हैं सॉइल को नमी नमी बनाने के लिए, मॉइस्चर बनाए रखने के लिए। और ये हेल्प क्या करते हैं हमें, सॉइल इरोजन को कम करने के लिए, रिड्यूस सॉइल इरोजन। थर्ड में कह रहा है इट हेल्प्स फार्मर्स टू, क्या कह रहा है, मूव विद इन एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड में क्या करते हैं, फार्मर्स को मूव करने में ये मदद करते हैं। इट हेल्प्स टू रिड्यूस ग्रोथ ऑफ वीड, यानी कि जो वीड्स, वीड्स मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्लांट, घास, ये सब होता है ना वीड्स, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं जब भी हम एक लेयर डालते हैं। तो आपको उसको राइट आंसर ढूंढना है, बट विद इन दैट टाइम मैं चाहूंगी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ें। और हिंदी में ये बहुत क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि जब भी हम मल्च की बात करते हैं तो एक अनावृत भूमि का जो है ना परत डाल देते हैं, और उस जैसे कि प्रवाल से ढक जाती है, ताकि मृदा की जो आर्द्रता, मॉइस्चर जो है ना बनी रहे, रोकने में मदद करती है। इससे भूमि अपरदन को कम करने में मदद मिलती है। इससे किसानों को खेतों में चलना आसान होता है। और ये जो होता है ना, खरपतवार और वृद्धि को रोकने में मदद करती है। आपको बताना है इसका राइट आंसर। देखिए, जब भी हम मल्चिंग की बात करते हैं, यानी कि जब भी हम घास पुआल डालते हैं, तो आपको याद होगा कि घास पुआल क्या करती है, वो नमी को क्या करती है, कैप्चर करती है, ठीक है, अपने अंदर। आप देखोगे कि जो घास होती है, घास पे ओस की बूंदें जो है ना, वो बरकरार रहती है। ये क्या करती है, मॉइस्चर को मेंटेन करती है। और ऑफ कोर्स ये क्या करती है, सॉइल को अपर्दन में भी मदद करती है। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट रीजन होता है वो है आपकी आर्द्रता को बनाए रखना, मॉइस्चर को बनाए रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कह रहा है क्यों, ताकि जो है ना आर्द्रता बनी रहे, किसानों को खेतों में चलने में आसानी मिलती है। भाई इससे उसका कोई नाता नहीं है। और इससे खरपतवार की वृद्धि होती है। भाई खर डाल रहे हो आप, उसको उसको कैसे रोक सकते हो, खर डाल के खर को कैसे रोक सकते हो। तो आपका या तो ए या बी होना चाहिए, बट द मोस्ट रीजनेबल इज योर ऑप्शन ए। तो इस तरीके से जब भी हम मल्चिंग करते हैं तो मल्चिंग से क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ ना एक मिट्टी में एक नमी को बनाए रखने में मदद करती है, और साथ ही साथ ये मिट्टी के कटाव को भी रोकती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि इट मेंटेन द मॉइस्चर, आर्द्रता को बनाए रखती है। नाउ लेट्स कम टू द, आई थिंक थर्ड लास्ट क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ इसको, यस। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज अ कंसिडरेबल सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि जब भी हम बात करते हैं विविधता की तो आपको खास तौर पे इंडिया में देखने को मिलती है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डाइवर्सिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से किस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको लग रहा है कि जो है ना विविधता बनी हुई है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है रोज लाइक अ वियर अ मेखला इन टू चर्च, कि रोज, जब भी रोज लड़की का नाम है, जब भी वो चर्च में जाती है तो मेखला पहन के जाती है, ये विविधता को रिप्रेजेंट कर रहा है। राजू फैमिली हैज इंगेज्ड इन अ सैनिटेशन वर्क फॉर मेनी जनरेशन। राजू की जो परिवार है वो पीढ़ियों से क्या कर रहा है, सैनिटेशन से रिलेटेड, सफाई से रिलेटेड काम में इंगेज्ड है। अहमद विजिट हिज ग्रैंड मदर ऑन ईद। अहमद क्या करता है, ईद में अपनी दादी माँ के घर जाता है। रवि विजिटेड होम टाउन ड्यूरिंग तीज टू बी विथ हिज सिस्टर। अपने सिस्टर के साथ रहने के लिए वो तीज में घर जाता है, ठीक। तो आपको बताना है इनमें से कौन जो ऑप्शन है वो सोशल कल्चर डाइवर्सिटी को, यानी कि विविधता को रिप्रेजेंट कर रहा है। और थोड़ा सा मैं ना ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी जूम कर रही हूँ। ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि आप जो है ना सांस्कृतिक सामाजिक विविधता को किन कथनों से आपको लग रहा है कि ये सही है, आपको ये बताना है।
देखिए इसका सही आंसर मुझे लग रहा है 4 होना चाहिए, लेकिन एक जो चीज़ मुझे डाउट कर रही है वो है आपके कि एक ही पीढ़ी पे जब आप काम करते हो, यहाँ पे कह रहा है कि राजू की परिवार कई पीढ़ियों से सफाई की काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पे तो सही है कि वो जिस चीज़ से ना मान लीजिए चढ़ जाते हो तो उस तरीके का वेशभूषा पहनते हो। इट्स सो कि डाइवर्सिटी यानी कि आपकी पहनावा, आपका बोलचाल, आपका खान पान, आपका जो है ना त्योहार, ये सब डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अहमद अपनी दादी से मिलने ईद में जाता है, तीज भी मनाया जा रहा है, लेकिन जब भी हम बात करते हैं आप अपने जनरेशन को फॉलो कर रहे हो, तो इट्स नॉट अ डाइवर्सिटी, आप एक ही चीज को क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, ठीक है। इट मीन्स कि आप एक ही चीज में अगर मान लीजिए कि एक से दूसरे अलग तरह की विविधता इसमें आपको नहीं दिख रही है, यू आर फॉलोइंग द सेम थिंग, हालांकि विविधता भी होती है, तो मुझे इसमें डाउट्स है, बट अगर मैं कहूंगी ना तो ये ACD होना चाहिए, बट ये ऑप्शन भी सही होना चाहिए, ABCD। द सेफेस्ट वन इज 4। सो यू विल लुक इनटू दिस आंसर, एक बार आप इस आंसर को देख लीजिएगा। ये दोनों मुझे सही लग रहे हैं, बट ज़्यादा सुटेबल ये लग रहा है, बट इसके आधार पे मैं इसको भी निगेट करना चाहूँगी। सो आप एक बार जरूर देख लीजिए, इस आंसर को एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं। देखिए एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके आए हैं डाइवर्सिटी से रिलेटेड। डाइवर्सिटी जो है ना एक चैप्टर है आपके बुक में NCERT में, इसमें बहुत सारे घटक हैं। जैसे सोसाइटी क्या होती है, डायनेमिक होती है, चेंज होते रहती है, ठीक है। और जब जब हमने देखा ना कि उसकी जनरेशन से वो काम कर रही है, तो वो क्या कर रही है, एक ही चीज को फॉलो कर रही है, गतिशील नहीं है। फिर उसके बाद पैट्रियार्की इसके अंदर आता है, रूलर से एग्रियन, कास्ट क्लास, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो है ना आपके पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट चैप्टर में ही आप इसके बारे में देखोगे। यानी कि जब भी आप सिविक्स की बुक पढ़ोगे, इस क्लास 6 के सिविक्स में फर्स्ट चैप्टर में ये जो डाइवर्सिटी चैप्टर है वो दे रखा है। सो प्लीज लुक इनटू दैट। नाउ मूविंग टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। और ये है आपका क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब भी हम खबर लहरिया की बात करते हैं, खबर लहरिया क्या है, एक न्यूज़पेपर है। इस फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर इज एग्जाम्पल ऑफ, ये जो न्यूज़पेपर है ये किसका उदाहरण है कि ये जो न्यूज़पेपर है क्या वो स्टेट की मीडिया है, क्या वो लोकल मीडिया है, क्या वो नेशनल मीडिया है, या फिर इंटरनेशनल मीडिया है। तो आपको बताना है खबर लहरिया को किसके अंदर हम रखेंगे। देखिए खबर लहरिया क्या होता है इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगी। सो मूविंग टू दिस वन, ये है आपकी खबर लहरिया। ये कौन सा समाचार पत्र का उदाहरण है। सो लेट्स लुक इनटू द ऑप्शन। ये है आपकी खबर लहरिया। देखिए खबर लहरिया जो है ना ये क्या है, लोकल न्यूज़पेपर है जो कि वुमेन्स द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है, जो कि 2002 में स्टार्ट किया गया। और ये जो है ना ये आदिवासी वुमेन द्वारा, 8 वुमेन आदिवासी द्वारा स्टार्ट किया गया, जो खुद से उसको क्या करती थी, एडिट करती थी और पब्लिश करती थी। ये जो है ना दलित के जितने भी इशू थे, घरेलू हिंसा से रिलेटेड, करप्शन से रिलेटेड, सारे चीजों को इसमें कवर किया जाता था। और इसी को खबर लहरिया को इंग्लिश में कहते हैं न्यूज वेव्स, जो कि चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा आदिवासी वुमेन के द्वारा स्टेट किया गया था। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो न्यूज़पेपर है वो क्या है, एक स्थानीय समाचार के बारे में है, एक खास, क्योंकि राज्य का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट का कंट्रोल नहीं है, कुछ वुमेन द्वारा ये जो है ना पहल को स्टार्ट किया गया था। ये राष्ट्रीय संचार भी नहीं है, ये लोकल पीपल द्वारा जो है ना पब्लिश्ड और लिखा गया और उनके द्वारा पब्लिश किया गया। अंतरराष्ट्रीय का नाता तो इसका दूर दूर तक नहीं है। सो खबर लहरिया इज द वन न्यूज़पेपर दैट इज इन started by the local people of the उत्तर प्रदेश। 30 क्वेश्चन जो कि इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपसे कि आपको बताना है विच ऑफ द रिक्वायरमेंट टू बैलेंस रिपोर्ट इन द न्यूज़पेपर, कि जब भी हम संतुलित रिपोर्ट की बात करते हैं तो इनमें से कौन जो है ना उसकी विशेषता होना चाहिए। तो कह रहा है कि डिस्क्राइब ऑल एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी, कि स्टोरी के सारे पहलू को आप क्या करो, डिस्क्राइब करो। बी नॉन पार्शियल, कि जब भी आप करो तो आप किसी के बारे में, किसी एक पर्सन के बारे में मत बोलो, सारे पर्सन। नॉन पार्शियल, देखिए पार्शियल का मतलब क्या होता है, जो आप जो है ना किसी से भेदभाव करते हो। नॉन पार्शियल मतलब क्या होता है, आप भेदभाव करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। पार्शियल का मतलब आप किसी से भेदभाव करना, ठीक है। पार्शियलिटी करना मतलब भेदभाव करना। नॉन पार्शियल मतलब भेदभाव नहीं करना, ठीक है, नहीं करना। तो यहाँ पे कह रहा है बी नॉन पार्शियल, यानी कि जब भी हम बैलेंस रिपोर्ट की बात करते हैं तो नॉन पार्शियलिटी की बात करते हैं।
फेवर द पार्टी इन पावर। देखिए ये तो कभी नहीं होगा कि आप पावर को फेवर करने लगते हो, पार्टी को, तो ये कभी आपका बैलेंस्ड न्यूज पेपर नहीं होगा। तो आप फटाफट सी को एलिमिनेट कीजिए, फटाफट सी को एलिमिनेट कीजिए, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। और बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यानी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आपको क्या करना है, दूर रहना है। ये क्या है, बैलेंस रिपोर्ट का मतलब होता है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन के थ्रू आप अपने राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। हिंदी में भी कुछ वही था कि आप जो है ना संतुलित न्यूज़पेपर, संतुलित रिपोर्ट में कौन कौन से तत्व शामिल है, निष्पक्षता, सत्ताधारी दल को क्या कोई पक्ष नहीं लेना, ये सब जो है ना आप सी एलिमिनेट कर दोगे कि आप पक्ष लेते हो, तो फिर ये क्या हो गया, ये बैलेंस नहीं है। तो आप सी को एलिमिनेट करोगे, यू विल रीच टू द राइट आंसर। सो इन दिस वे वी आर स्टॉपिंग हियर दिस सीरीज ऑफ द सीटेट। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि एक जो सेशन होगा, हर सेशन में हम क्या करेंगे, 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा जोर दिया है। जो 30 वाला सीरीज होगा उस पर मैं सिर्फ सॉल्यूशन पे जोर दूंगी, एक्सप्लेन आप खुद करोगे, क्योंकि एग्जाम हमारा बहुत नियर है। और आप कोशिश कीजिए जितना से जितना हो सके PYQ को आप सॉल्व करते जाए। So this is all for today's guys. We will move in the next series and we will try to cover the as much question as we can do. ठीक है? Till then, good preparation and have a happy reading.